नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रोफेसर रवि शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जो इनकी पकड़ होती है वो आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस को हम वहाँ के चुनाव के संदर्भों में व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे। और एक एक पहलू पर जो ये बताने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में बांग्लादेश क्या हमारे लिए होने जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव है, ये उनका मामला है, लेकिन बांग्लादेश का चुनाव जिसके हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों से सीमाएं लगी हुई हैं, और वहां पर जो स्थिति बन रही है, चुनावी परिदृश्य जो दिख रहा है, वो हम कुछ भी नहीं बताएंगे। हालांकि उसका वर्णन हम कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सर को जो वो बताने जा रहे हैं वो सुनिए और समझिए कि किस तरह से सिरदर्दी पैदा हो सकती है चुनाव परिणाम आने के बाद जो वहां सरकार बनेगी। ओवर टू यू सर। दिवाकर जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद। आपने यहाँ आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर और एक ऐसे समय पर रखा जब बांग्लादेश में मतदान हो चुका है और लगभग 55% मतदान होने के आंकड़े आ रहे हैं। मतगणना तुरंत शुरू कर दी गई है, जिसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी और जो इस्लामिक पार्टियां आई हैं, 11 पार्टियों की लीग बना के, उनमें एक कांटे की टक्कर देखने को अभी तक मिल रही है। अब ये जैसे आपने भूमिका में ही ठीक से कहा कि उनका आंतरिक मामला है। किसी भी देश में अच्छी बात है कि लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं, जनता को मौका मिल रहा है अपनी नई सरकार चुनने का। और विशेष इसलिए है ये चुनाव कि बांग्लादेश पिछले 1.5 सालों से जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, वो परिस्थितियां ना बांग्लादेश के लिए अच्छी हैं, ना वहां के नागरिकों के लिए, ना ही दक्षिण एशिया के लिए। तो क्योंकि दक्षिण एशिया एक उस स्वेटर की तरह है जिसका एक भी धागा कहीं से भी निकले, पूरे स्वेटर में तकलीफ आएगी। अब यहाँ पर इस प्रश्न को हम एक प्री इलेक्शन परिस्थितियों से पहले देखें जी। कि इलेक्शन के पहले जिस तरह से शेख हसीना का 15 साल का शासन 15 मिनट में खत्म कर दिया जाता है, वहां पर जेनजी के नाम पर छात्रों का एक आंदोलन, एक समूह उमड़ता है, हिंसा होती है और अराजकता फैल जाती है। और उसके तुरंत बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस को केयरटेकर सरकार का मुखिया बना के वहां बैठाया जाता है, या वो बैठते हैं। तत्पश्चात वहां पर हम देखते हैं कि 2-3 बातें हुई। एक तो अचानक से रिवाइवल होने लगा फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे जमाते इस्लामी का जो बैंड थी, जिसके नेता जेल में थे, शफीकुर रहमान, जिन्हें अमीर भी वहां कहा जाता है, इनके जैसे व्यक्तियों को फिर से लाइमलाइट मिलती है। जेनजी का कन्वर्जन एक तरह से इस्लामिक छात्र शिविर में हो जाता है और बहुत ओवरटली इस्लामिक सिंबल्स, इस्लामिक नाम और इस्लामिक वैल्यूज को अचानक से सार्वजनिक स्थानों पर बांग्लादेश जो अपनी एक सेकुलर छवि बनाने की कोशिश में लगा था, और शेख हसीना ने काफी हद तक उसे स्थापित भी किया, लेकिन इन्होंने उस चीज को खंडित करने की कोशिश शुरू कर दी। जी। तो इस बैकड्रॉप में ये चुनाव हो रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें एक पॉलिटिकल वैक्यूम और न्यू अलायंस, सबसे पहला बिंदु जो समझना चाहिए कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम बांग्लादेश में क्रिएट हो गया है जी। और नए अलायंसेस बने। वैक्यूम ये रहा कि 15 सालों से शासन कर रही अवामी लीग, जिसके लगभग 30 से 40% समर्थक हैं, वोटर हैं वहां पर, वो इस चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। वो पार्टी बैन कर दी गई, उनकी नेता एग्जाइल है। तो नाव जो उनका चुनाव चिन्ह था, इस बार नाव नहीं चल रही है। वो नाव जो बांग्लादेश को तीस्ता को गंगा से जोड़ता था, वो नाव इस बार नहीं चल रही है जी। तो इस बार पतंग चल रही है, तो देखते हैं कितनी पतंगबाजी वहां पर होती है। तो एक एक्स फैक्टर हो गया, जो पॉलिटिकल होमलेसनेस फील हो रही वहां के अवामी लीग के समर्थकों को। भाई कहीं तो वोट देना है। लो टर्नआउट होने के कारण ये भी रहा
कि लोग कहाँ वोट दें अवामी लीग के समर्थक। बिल्कुल। तो या तो उन्होंने मतदान नहीं किया या तो बहुत ही फ्रैक्चर तरीके से, बटे तरीके से किया। अब ये जेनजी जो रफली वहां की 18 से 37 साल 40 साल की आबादी है, 44-45% है, जो कि एक बड़ी संख्या है बांग्लादेश की आबादी का। और इन्होंने ही 2024 से अवामी लीग के खिलाफ उस आंदोलन को खड़ा किया और उसको नेतृत्व किया, जी। जिसने वहां जो बाई पार्टी सिस्टम, एक बीएनपी और अवामी लीग के बीच में एक बाई पार्टी सिस्टम पिछले लगभग 3 दशकों से चला आ रहा था। या तो बीएनपी शासन में आती थी या तो अवामी लीग। तो दो महिलाओं के बीच में एक इस्लामिक सोसाइटी, प्रिडोमिनेंटली इस्लामिक सोसाइटी वाला बांग्लादेश चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इस चुनाव में वो तो प्रमुख महिला नेता भी नहीं है। शेख हसीना एग्जाइल पर है, निर्वासित है, और दूसरी बीएनपी की नेता खालिदा जिया का स्वर्गवास हो गया, उनका निधन हो गया पिछले महीने। तो इन दोनों की एब्सेंस से एक तो लीडरशिप का भी वैक्यूम वहां आ गया कि कोई क्लियर फेस नहीं है। शेख हसीना के बेटे जरूर आए हैं, रहमान, 17 सालों के निर्वासन के बाद, और ऐसा लग रहा है कि वो उन पर जनता भरोसा दिखा सकती है, लेकिन अनिश्चितता सब कुछ है। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव की है जो जुलाई चार्टर है, जिसमें लगभग 84 से ज्यादा बिंदु है, 84 से ज्यादा सुधारों की मांग की गई है। प्रमुखता से तो उसमें पॉलिटिकल, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को दिया गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर के टर्म को सिर्फ 2 बार ही रखा जाए, बाई कैमरल सिस्टम जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है, वहां भी अपर हाउस की मांग कर रहे हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं। तो प्राइमरीली ये लगता है कि ठीक ठाक है, ये तो होना ही चाहिए जी। लेकिन इसकी आड़ में जो वो 84 चीजें हैं, रेफरेंडम उन साथ ही करवाया जा रहा है बड़ी चालाकी से। एक्चुअली ये होना था रेफरेंडम ही, इनको करवाना है अपने उसी जो एजेंडा है फंडामेंटलिस्टों का, उसे आगे बढ़ाना है, लेकिन बड़ी चालाकी और सावधानी से उन्होंने मुख्य आम चुनाव से, जनरल इलेक्शन से जोड़ दिया उस रेफरेंडम को। जी। रेफरेंडम होता तो शायद जनता आती वोट देने या ना आती, तब एक क्लियर डिवीजन दिखता कि लोग इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं या नहीं। जी। जैसे यूनाइटेड किंगडम स्कॉटलैंड को लेकर रेफरेंडम हुआ तो एकदम क्लियर हुआ 48-52। जी। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है कि चुनाव कहीं का हो, हमारे पड़ोसी देश में कहीं का हो, वो उसका आंतरिक मामला है, लेकिन उस चुनाव परिणाम आने के बाद उसका भारत के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ने वाला है, वो भी उन परिस्थितियों में जब ये स्पष्ट है कि वहां पर फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस प्रभावी रूप से सत्ता में आ रही हैं और लोकतंत्र के दायरे में रह करके वो वहां अपने एजेंडा को प्रभावी रूप से सक्रिय कर सकती हैं, जो भारत के लिए चुनौती होगा। सर, इसके मायने क्या हैं? पोस्ट इलेक्शन भारत के साथ जो संबंध बनने जा रहे हैं, वहां कहां गतिरोध की स्थिति आप देखते हैं? तो भारत के लिए उसके मूल अर्थ क्या होंगे, ये भी देखना चाहिए चुनाव के बाद जी। तो इसको 4-5 बिंदुओं में समझना आवश्यक होगा। एक तो है सबसे बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी का, जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी और लोगों की सिक्योरिटी जो बॉर्डर के दोनों तरफ रह रहे हैं। जी। दूसरा है आर्थिक निर्भरता का, क्योंकि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश है। तीसरा है हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर, अंदरूनी राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी। चौथा है एक जियोपॉलिटिकल एनसर्कलमेंट, एक भौगोलिक घेरा भारत के आसपास कहीं न कहीं से जो बाहरी तत्व हैं, बाहरी शक्तियां दक्षिण एशिया के हैं, चीन और अमेरिका जैसी, निर्माण करने की कोशिश करेंगी। जी। एक्सट्रीमिज्म, चरमपंथ और अल्पसंख्यकों के अधिकारों, अल्पसंख्यकों के की रक्षा को लेकर भी प्रश्न उठेंगे। इन्हीं बिंदुओं को हम विस्तार से जरा समझें तो सिक्योरिटी में हमें दिखता है कि जो चिकन नेक के आसपास इंसर्जेंसी हमेशा से रही है, लगभग 22 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर है जो इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि अगर वो भारत से के नियंत्रण से बाहर चला जाए, जिसे लोग अक्सर कहते हैं चिकन नेक काट दिया जाए, जिसकी साजिश पहले भी कुछ लोग कर चुके हैं,
कुछ लोग अभी जमानत नहीं पा रहे हैं उस चक्कर में, वो काट दिया जाए तो लगभग पूरा नॉर्थ ईस्ट से भारत का एक्सेस व्यवहारिक रूप से खत्म हो जाएगा। इसकी कोशिश हमेशा से फंडामेंटलिस्ट ताकतें भारत विरोधी ताकतें करती है, और जब बांग्लादेश में एक भारत विरोधी सरकार बन जाने से यहाँ एक लॉन्चिंग पैड मिल जाएगा इस एरिया के आसपास उनको, बांग्लादेश में वो विदेशी ताकतों को भी और इस तरह की जो जिहादी ताकतें हैं, जिहादी मानसिकता की ताकतें, भारत विरोधी मानसिकता की ताकतें, उनको भी। तो ये सेफ हेवन ना निर्माण हो जाए, वो भारत की एक चिंता रहेगी जी। जो भी सरकार आएगी, भारत इस बात को ध्यान में रखते हुए ही उनसे संवाद और संपर्क करेगा जी कि कोई भी, जैसे पूर्व में उल्फा को सेफ हेवन वहां मिलता था, तो अब वो खत्म कर दिया भारत ने, और भारत ने ये भी दिखा दिया कि अब सीधे सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी बॉर्डर के किसी भी तरफ हो। तो इससे बांग्लादेश इतना हिम्मत तो नहीं दिखाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से इंसर्जेंसी वहां पनप सकती है, जिस पर वहां की सरकार हो सकता है खुद न नियंत्रण कर पाए। अगर एक कमजोर सरकार बांग्लादेश में आती है तो जी घुटने टेक देगी वहां की सरकार। और यहाँ हम देखते हैं एक जो जियो पॉलिटिकल एनसर्कलमेंट भारत का करने की कोशिश हो रही है। जैसे चाइना ने लालमोनीरहाट एयरबेस के आसपास, जो बॉर्डर से जस्ट 135 किलोमीटर की दूरी पर है भारत से बॉर्डर के, वहां पर एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। और ये नई दिल्ली के लिए एक बड़ी चेतावनी वाली बात, चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाएगी। चाइना अगर आपसे जस्ट 135 किलोमीटर दूर बैठा है एक एयरबेस पर, बांग्लादेश अगर इस तरह से बीजिंग को एक्सेस देता रहा तो भारत के लिए टू फ्रंट एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन जाएगी, एक तो बांग्लादेश से, दूसरा चाइना से। दूसरी जो एनसर्कलमेंट की कोशिश हो रही है कि $10 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट चाइना ने वहां पर किया है, जिसमें तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो ये आर्थिक, हम जानते हैं चाइना के आर्थिक साम्राज्यवाद चल रहा है, जो वन चाइना पॉलिसी के थ्रू हमने देखा कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी रहा। ये सब भारत के हित के अगेंस्ट है, भारत की संप्रभुता के, भारत के आर्थिक हितों के, भारत के रणनीतिक हितों के विरोध में है। पाकिस्तान अब यहाँ पर आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश में लगा है। उसने तुरंत बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ा ली और JF-17 जैसे जेट फाइटर उनको देने लगा। उनके साथ डायरेक्ट सी लिंक्स बनाने के डिस्कशन पर तुरंत सक्रिय हो गया। तो यहाँ जियोपॉलिटिकल एनसर्कलमेंट, और अमेरिका उस तरफ सेंट मार्टिन आइलैंड पर नजर रखे ही है। अब आप देखिए, ये स्थिति जब बदलेगी तो सीधा सीधा जो मलाक्का स्ट्रेट है, बिल्कुल बिल्कुल, जो इस क्षेत्र का 90% सी ट्रेड रूट है, वो प्रभावित होगा। वहां अगर चाइना और अमेरिका, अभी तो भारत का प्रभाव है, लेकिन अगर चीन और अमेरिका का प्रभाव वहां बढ़ता है तो भारत के लिए सीधे नुकसानदायक वो होगा, और यहाँ की दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। तो इसलिए आने वाले समय में भारत नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई सरकार है जो इस तरह से कोई कदम उठाए। भारत का इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है, जो हमने लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी इस सरकार ने 2014 के बाद से शुरू की, तो लगभग $14 बिलियन का हमारा इन्वेस्टमेंट आज ईस्ट एशिया में है, और पर्टिकुलरली बांग्लादेश में। बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इस लुक ईस्ट पॉलिसी में। और वहां से जो ट्रांजिट और कनेक्टिविटी हमें मिलती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है, वहां एक पोर्ट की, सी की कनेक्टिविटी हमें बांग्लादेश के माध्यम से मिलती है। वहां से हम ट्रांजिट करते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में, और भारत के अन्य भागों में ट्रकों से सामान ले जाया जाता है, जिससे व्यापार बढ़ता है। तो एक तरह से गेटवे की तरह है भारत के लिए व्यापार का। तो बांग्लादेश में अगर कोई फंडामेंटलिस्ट ताकत आती है और इस चीज को नुकसान पहुंचाती है, तो नुकसान बांग्लादेश का भी आर्थिक रूप से होगा। लेकिन ये इन फंडामेंटलिस्ट ताकतों की एक, जो कहें कि खूबी है
वो ये कि ये जिन जिन समाजों में फंडामेंटलिज्म फैलाते हैं, जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके आर्थिक हितों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आप जियो या मरो। जैसे पाकिस्तान आज महंगाई से त्रस्त है, लेकिन हम 10,000 $10,000 देकर बनेंगे हम ट्रम्प के सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा। तो ये एक कंसर्न रहेगा बांग्लादेश के लिए भी। हो सकता है अपने ट्रेड हितों को इग्नोर भी करे। एनर्जी सिक्योरिटी बांग्लादेश के लिए भारत महत्वपूर्ण है। 1100 मेगावाट से ज्यादा पावर हम उनको सप्लाई करते हैं। फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से हाई स्पीड डीजल हम उनको सप्लाई करते हैं। अगर इसमें ब्रेक डाउन आता है तो एक तो इंडिया के एनर्जी मार्केट के लिए नुकसान, दूसरा बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को नुकसान होगा। इससे बांग्लादेश में गरीबी बढ़ेगी, बदहाली बढ़ेगी, बेरोजगारी जो वहां बहुत बढ़ चुकी है वो और बदहाल स्थिति में जा सकती है। और बांग्लादेश फिर यहाँ चीन और अमेरिका कर्ज देने आ जाएंगे और बांग्लादेश उनके कर्ज में डूब के उनके हाथों का पपेट बन जाएगा, मलेशिया की तरह। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इसके प्रभाव होंगे ही, जहां पर माइग्रेशन नैरेटिव्स चलाए जाते हैं, जो अवैध रूप से यहाँ पर शरणार्थी आ गए, रेफ्यूजी आ गए हैं, उनको जब भारत वापस भेजने की कोशिश करता है उसका विरोध यहाँ कुछ राजनीतिक दल करते हैं। एनआरसी सीए का विरोध यहाँ हो ही चुका है, हमने देखा। माइनॉरिटी सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न भारत के लिए अभी भी बना है। 13 मिलियन से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में अभी भी रह रहे हैं और आज भी चुनाव के दिन भी हमने देखा कि एक हिंदू की हत्या हुई। जी जी। तो टारगेटेड किलिंग जो हिंदुओं की नहीं, जो सूफी है उनकी भी, अहमदिया जो है उनकी भी, सबकी कहीं ना कहीं से जिस लाइन पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान गया था उसी इस्लामिक लाइन पर इनको ले जाने की कोशिश हो रही है। और ये एक्सट्रीमिस्टों के लिए बहुत ही एक हार्बर प्रोवाइड करके एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल जाएगा उनको कि वो सब सक्रिय हो जाएं। हजारों आउटफिट नजर गड़ाए बैठे हैं एनजीओ के नाम पे, सामाजिक संगठनों के नाम पे, सिविल सोसाइटी के नाम पे कि बांग्लादेश में एक एक्सट्रीमिस्ट सरकार आए, एक जिहादी मानसिकता को समर्थन देने वाली सरकार आए, या बांग्लादेश को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित करने वाली सरकार आए, जहां पर शरिया से चलने वाली सरकार आए, जिससे कि वो रिवाइव कर सके खुद को और नेगोशिएशंस वो कर सकें। तो ये भारत के लिए चुनौती होगी कि 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है, बहुत लंबा बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, जहां से स्मगलिंग होती है, पशुओं की, नारकोटिक्स की, हथियारों की, अवैध इन्फिल्ट्रेशन हमारे यहाँ पर होता है, अवैध शरणार्थी घुस जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम इनमें प्रमुख बिंदु बन जाते हैं, राज्य बन जाते हैं अन्य राज्यों के साथ साथ। और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति ऐसी है वर्तमान में कि वो केंद्र सरकार से एक तरह से सहयोग की स्थिति मुद्रा में रहती है, इंक्लूडिंग बॉर्डर की फेंसिंग करने के लिए जमीन न देना। तो ये सब चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट होने वाली है। भारत सरकार की नजर इस पे रहेगी कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी कनेक्टिविटी को हम किस तरह से एक प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी के माध्यम से हल करें, क्योंकि जैसा हम जानते हैं भारत का ये कंसर्न नहीं बांग्लादेश में शासक कौन बने, वो बांग्लादेश के नागरिक अपना देख लेंगे, वो लोकतंत्र लाए या वो शरिया लाए, वो बांग्लादेश के नागरिकों को झेलना है, बांग्लादेश के नागरिक देख लेंगे। भारत सरकार इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल है, कोई इमोशनल इसमें भारत सरकार इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती जी, क्योंकि भारत को उकसाने की कोशिश बहुत हो रही है। चीन और अमेरिका और अन्य शक्तियां जिनका दक्षिण एशिया में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो प्रोवोक कर रहे हैं भारत को, एक्सट्रीमिस्ट भी भारत को प्रोवोक करें, पाकिस्तान भी भारत को प्रोवोक कर रहा है कि हम बांग्लादेश में इंटरफियर करें जी, और बांग्लादेश से हम उलझे। एक यूक्रेन जिस तरह से रशिया के लिए बन गया, वैसे ही भारत के लिए बांग्लादेश एक नया यूक्रेन दक्षिण एशिया में बने, और जिसका फायदा पाकिस्तान को, चाइना को और उन अन्य बाहरी शक्ति, अमेरिका जैसी शक्तियों को मिले, जिससे भारत कमजोर हो। मैंने पहले भी बताया था एक डिबेट में कि भारत 2035 तक जो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना इसे रोकना चाहते हैं, क्योंकि भले भारत उनके बराबर नहीं आएगा, लेकिन 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के बाद, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़ा मार्केट होने की वजह से भारत फिर इनके आर्थिक दबाव में आने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए कहीं से भी चाहते हैं कि भारत उलझे इस कॉन्फ्लिक्ट में बांग्लादेश के साथ, और उस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा के ये दक्षिण एशिया में
जो अशांति फैली है उसका लाभ अपने पक्ष में करें, भारत को कमजोर करें। जी। लेकिन भारत बहुत सावधानी से इसमें आगे बढ़ रहा है। भारत बहुत सूक्ष्मता से, गहराई से इसे देख भी रहा है और हम जानते हैं कि शेख हसीना आज भी दिल्ली में है। शेख हसीना ने चुनाव की निंदा की, इसे उन्होंने एक फार्स कहा है, एक नौटंकी कहा है और भारत सरकार उनकी रक्षा को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हम आज से ही नहीं, हम तो इस बात से भी एक तरह से दुखी हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो पैतृक आवास था उसे भी तोड़ दिया गया। तो मतलब कि कहीं न कहीं से विरासतों को जो मिटाया जा रहा है उससे भारत दुखी जरूर है कि भारत विरासतों को सहेजने के लिए जाना जाता है, मिटाने के लिए नहीं। लेकिन जैसे बामियान में, ये तो ऐसे हुआ जैसे बामियान में तालिबान आया था तो बुद्ध की हजारों साल पुरानी प्रतिमा को, एक शानदार कृति को बम लगा के, डायनामाइट लगा के उड़ा दिया। वैसे ही है यहाँ पर, चाहे मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ना हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर के घर को तोड़ना हो या हिंदू उपासना स्थलों को तोड़ना हो, ऐसा करके ये एक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत की बड़ी सूक्ष्मता से नजर है इस पर। कल परिणाम आ जाएंगे, परिणाम के बाद भारत अपने नजरिए को हो सकता है और स्पष्ट कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शुक्ला। और जिस तरीके से आपने बताया है, चुनाव परिणाम आने के बाद हम आपके साथ एक वीडियो जरूर बनाएंगे और उसमें पोस्ट इलेक्शन क्या सिनेरियो बनने जा रहा है वो सारे विषय हम उस पर फोकस करेंगे। और इस बीच जो बात सर ने बोली है और भारत के कंसर्न पर बहुत माइन्यूटली इन्होंने प्रकाश डाला है, उस पर आप कमेंट करिए और सवाल पूछिए। अगले वीडियो में सर से हम उसके उत्तर जरूर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और सर से सवाल जरूर पूछिए। कमेंट करने में कतई मत चूकिएगा। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।